Bismillahirrahmanirrahim. So we'll start our today's topic, that is very important topic related with the lungs, compliance of the lungs. Basically. So today we'll do different aspects. Okay, what is compliance of the lungs? What we understand by compliance? What are the factors that affects the compliance? In which condition compliance of the lungs increase or decrease? So that will be our today's lecture. We'll try to cover all the aspect of lungs compliance. So first of all, you have to understand that during inspiration and expiration, basically, lungs is a structure like a balloon that basically inflate during expiration and deflate during expiration. Same phenomena as in balloon occur, so it is also called as a balloon inside the body. Clear? So compliance basically means how much is the expansion capability of the lungs. Clear? In common words we can say कि compliance mean basically कि कितना लंग्स फूल सकता है, उस एबिलिटी को कंप्लायंस कहते हैं। लंग्स के फूलने की, लंग्स के अंदर एयर अंदर जाने की एबिलिटी को कहते हैं कंप्लायंस। सिंपल वर्ड्स में, सिंपल डेफिनेशन अगर आप समझें कि हम दो बैलून लेते हैं, बाज बैलून देखा होता है, एक बहुत बड़े बैलून होते हैं जिनकी जो जिस रबड़ से बने होते हैं वो उसकी लेयर थोड़ी थिक होती है, तो उनको फुलाने के लिए जब हम एयर इंटर करता है कोई बच्चा उसके अंदर, तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ज्यादा जोर लगाने के बाद वो फूल जाते हैं। कुछ बैलून होते हैं जिनकी जो ऊपर की थिक जो लेयर है रबड़ की वो बहुत थिन होती है, थोड़ा सा बच्चा जोर लगाता है फूल जाते हैं, बच्चे भी फुला सकते हैं। बाज बड़े बैलून जो मोटी रबड़ के होते हैं वो बच्चे नहीं फुला सकते, बाजों का अपने भाई को, बड़े को, सिस्टर को, मदर को कहते हैं इसको फुला के दे दे हमें, क्योंकि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि उसको फुला सके। तो ये जो दो डिफरेंट एबिलिटीज हैं, ये इसका मतलब है फर्क क्या हुआ, दोनों के पास कैपेबिलिटी है फूलने की, लेकिन एक बैलून कम फोर्स से फूल रहा, उसका मतलब है इस बैलून में फूलने की पावर ज्यादा है बजाय के बड़े बैलून में, क्योंकि बड़ा बैलून फूल रहा है लेकिन उसके लिए हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही। इट मीन्स के एक बैलून की कंप्लायंस जो ज्यादा फूल रहा है उसकी कंप्लायंस ज्यादा है, जो कम फूल रहा है उसकी कंप्लायंस कम है। या एक और एग्जांपल आपको दे दें, किसी भी जैसे मोटर कार लगा ली, कार की टायर होती है, बास टायर्स के अंदर ट्यूब भी होती है। अब टायर वाले मटेरियल का अगर कंटेनर हम बनाएं और ट्यूब वाले मटेरियल का कंटेनर बनाएं, दोनों में हवा भरें, तो ट्यूब वाला जो कंटेनर है, जो ट्यूब है, वो कम हवा से फूल जाएगा, जबकि टायर जो है उतना ही टायर लेंगे उतना मटेरियल वो नहीं फूलेगा, थोड़ी सी उसमें चेंज आएगी। वजह क्या है, टायर के अंदर मटेरियल टफ है, स्ट्रक्चर टफ है, उसके अंदर इलास्टिसिटी कम है, थिकनेस ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, तो वो फूलता नहीं है। इसका मतलब है उसकी कंप्लायंस कम है, इसलिए नहीं फूल रहा। रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है टायर की निस्बत, तो रबड़ को जैसे ही जो ट्यूब है रबड़ की उसमें हवा भरते हैं फूल जाता है। इसका क्या मतलब है, उसकी कंप्लायंस ज्यादा है। क्लियर? तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है इन आम फहम में। अब हम आगे देखते हैं कंप्लायंस बुक क्या कहती है। सिंपली कंप्लायंस क्या है, द एक्सटेंट टू विच द लंग्स विल एक्सपैंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। क्या कह रहा है, अब हम बात करें कि लंग्स फूलते हैं किससे, प्रेशर की बेस पे फूलते हैं। लंग्स के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है इंस्पायरेटरी मसल्स की वजह से, वो क्या करता है, लंग्स के अंदर अपने अंदर एयर को लेके आता है।
वो प्रेशर कौन सा होता है? दैट इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। एल्वुलर और प्लूरल का डिफरेंस, प्लूरल प्रेशर मजीद नेगेटिव होता जाता है, एयर को अपने अंदर खींचता है, तो एल्वुलर और प्लूरल का डिफरेंस बढ़ता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जिसकी बेस पे क्या होता है? लंग्स फूलते चले जाते हैं। तो हम बुकिश डेफिनेशन इसकी होगी कि extent to which lungs will expand for each unit increase in transpulmonary pressure, या हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। एक यूनिट जो प्रेशर चेंज हो रहा है लंग्स के अंदर, उस प्रेशर की चेंजिंग पे लंग्स में कितनी हवा भर रही है, लंग्स का वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, सिंपल ये हम कह सकते हैं। या हम एक और लफ्ज कह सकते हैं कि compliance is basically how much effort is required to stretch or distend the lungs. Clear? तो इस सेंस में भी इनडायरेक्टली हम इस तरह कह सकते हैं कंप्लायंस। तो कंप्लायंस सिंपली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम ये कहेंगे कि जो लंग्स के अंदर हम प्रेशर जो क्रिएट होता है लंग्स के अंदर एयर लाने के लिए, वो उस प्रेशर एक यूनिट की चेंज की वजह से जितना चेंज होगा लंग के वॉल्यूम में, जितनी एयर लंग के अंदर आएगी और उसके वॉल्यूम को चेंज करेगी, वो उसका कंप्लायंस है। जितना लंग ज्यादा कंप्लायंट होगा उतनी ज्यादा एयर लंग के अंदर आएगी, जितनी कंप्लायंस लंग्स की ज्यादा होगी उतना लंग्स ज्यादा फूलेंगे, जितनी कंप्लायंस लंग्स की कम होगी उतने लंग्स कम फूलेंगे, एयर कम आएगी उनके अंदर, वॉल्यूम कम चेंज होगा। क्लियर? Now this is explanation simply कि lower the compliance of the lungs. Now if the compliance of the lungs is lower, then क्या है? फिर हमें क्या होगा? लार्जर द ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट मस्ट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू प्रोड्यूस नॉर्मल लंग्स एक्सपेंशन। ये मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको। अब एक है हाई कंप्लायंट लंग, थोड़ा सा प्रेशर देंगे लंग्स फूल जाएगा। क्लियर? एक है लो कंप्लायंट लंग्स, थोड़ा सा प्रेशर देंगे लंग कम फूलेंगे। तो अब हमें लंग्स के अंदर एयर लाने के लिए लोअर कंप्लायंट लंग में बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, वो फिर जाके इंस्पायरेशन होगी, और वो प्रेशर लंग्स के अराउंड कौन सा होता है? उसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल प्रेशर। तो ये लफ्ज लिखा हुआ, लार्जर द ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट मस्ट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू प्रोड्यूस नॉर्मल लंग्स एक्सपेंशन। क्लियर? in more compliant lung less pressure is required to expand the lung। जो हाई कंप्लायंट लंग होगा उसमें थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा, एकदम वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लंग्स फूल जाएंगे, तो कम ट्रांसम्यूरल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा? इसको ट्रांसम्यूरल या ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बात एक की। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेट जब किया गया है तो कंप्लायंस कितना है? द टोटल कंप्लायंस ऑफ बोथ लंग्स टुगेदर इन नॉर्मल एडल्ट एवरेज इज अबाउट 200 मिलीलीटर ऑफ एयर पर सेंटीमीटर वाटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। इसका मतलब है कि जब हम एक यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज होगा, यानी लंग्स के बाहर जो प्रेशर है प्लूरल प्रेशर, उसके और एल्वुलर का डिफरेंस जब 1 सेंटीमीटर चेंज होगा तो वो एयर को अपनी तरफ खींचेगा, और 1 सेंटीमीटर चेंज पे 200 ml एयर के अंदर चेंज आएगी। ये लंग की कंप्लायंस है नॉर्मल लंग्स। या ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, द लंग्स वॉल्यूम आफ्टर 10 to 20 सेकंड क्या होगा? विल एक्सपैंड 200 ml। इतना चेंज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। क्लियर? ग्राफ की मदद से हाउ वी विल अंडरस्टैंड बाय ग्राफ, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इन दिस वे। सी दैट ग्राफ, concentrate on the graph by yourself first, see the left side, see the horizontal line, what is written. Apply your concept of compliance here. If we are saying lung volume change, that is mentioned on the left side. Horizontally mention pleural pressure. Now this graph is in a sense के हम consider करते हैं alveolar pressure को 0 जो lungs के अंदर है। अब lungs के बाहर हम प्रेशर चेंज कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल बात है ग्राफ के लिए। जो बाहर प्रेशर है उसका नाम है प्लूरल प्रेशर,
अगर वो 0 है तो प्लूरल प्रेशर जितना चेंज होता जाएगा ट्रांसम्यूरल प्रेशर दोनों का डिफरेंस भी उतना ही आएगा। अगर हम प्लूरल प्रेशर को 1 चेंज करेंगे -1 तो एल्वुलर 0 से -1 जवाब वही -1। तो मकसद ये है कि प्लूरल प्रेशर इसीलिए लिख लिया है कि प्लूरल फॉर्म चेंज कर रहे हैं, एल्वुलर को कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि 1 यूनिट चेंज पे -4 से -5 तक चेंज किया, इंस्पायरेशन में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ये लंग्स के अंदर कितनी चेंज आई वॉल्यूम के अंदर। अब अगर इसको हम देखेंगे 4 से 5 तक चेंज हुआ, ये मेरे कर्सर को देखें माउस के यहाँ तक हमने चेंज किया प्लूरल प्रेशर को, 1 यूनिट चेंज किया प्रेशर को, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तकरीबन हम कह सकते हैं 0.25। we will say कि 0.25 यहाँ 0.25 तक अगर चेंज होता वॉल्यूम का तो वो यहाँ आता, जबकि यहाँ इतना चेंज हुआ, हम कहेंगे 0.25 का आधा 0.125 इतना वॉल्यूम चेंज हुआ। ये सपोजिशन है आपको समझाने के लिए कि इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर या 1 यूनिट चेंज इन प्रेशर। सिंपली कहें, ट्रांसपल्मोनरी और प्लूरल के डिफरेंस पर अगर ना भी जाएं, सिंपली आप कहें कि 1 यूनिट चेंज हुआ प्रेशर में तो इतना चेंज आया लंग के वॉल्यूम में। ये क्या है, ये इस लंग्स की कंप्लायंस है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लायंस ऑफ द लंग्स। क्लियर? इसको दोबारा थोड़ा एक जस्ट फॉर 1 मिनट सी दैट डायग्राम। फिर हम देखते हैं कि यहाँ 5 से 6 तक जो फर्क आएगा वॉल्यूम का, तो थोड़ा प्रेशर का और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा कि प्लूरल प्रेशर की चेंज से जितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो है कंप्लायंस। इंस्पायरेशन की देखें अलग है, एक्सपायर करेंगे तो फिर हम यहाँ 6 से 5 की तरफ जाएंगे तो जितना वॉल्यूम चेंज हुआ 0.5 से देखें आधा हो जाएगा, फिर उससे मजीद कम हो जाएगा, तो एक्सपायरेशन की कंप्लायंस वो कहलाएगा। इंस्पायरेटरी कंप्लायंस इज डिफरेंट, एक्सपायरेटरी कंप्लायंस इज डिफरेंट। अगर आप देखें फ्रॉम दिस डायग्राम, this is very important diagram, bookish diagram to understand the concept of compliance. Now if we apply the concept of compliance on normal lungs, तो थोड़ा सा समझें बात को कि हमारे लंग्स के अंदर एयर अंदर आती है। सपोज एयर इज गोइंग इनसाइड आवर लंग्स, तो लंग्स की कंप्लायंस है तो एयर अंदर आ रही है, लेकिन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है हमारा लंग्स, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, एयर को अंदर लाने के लिए, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो लंग्स में एयर अंदर आने को अपोज कर रही हैं। वो फोर्सेस क्या होंगी, वो फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस होंगी जो लंग्स के अंदर एयर एंट्री को अपोज करेंगी, वो बेसिकली कंप्लायंस को अपोज कर रही हैं। ठीक है, दैट इज अपोजिंग द लंग्स फिलिंग। क्या फोर्सेस हैं देखें, इलास्टिक फोर्सेस इन द लंग्स, यानी लंग्स इलास्टिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा लंग्स को हम फुलाने की कोशिश करते हैं, वापस वो अपनी जगह आने की कोशिश करता है, इलास्टिक रिकॉइल आप कह लें। Because lungs is a tissue made up of elastin and collagen that try to come back to their normal position when they are stretched. So these elastic forces try to expel the air back. Clear? तो इनको हमें अपोज करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा लंग्स को फुलाने के लिए, लंग्स के अंदर एयर लाने के लिए। तो इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, लंग्स के अंदर जो एयर जाती है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फिर एल्वोलाई तक पहुंचने में एयरवे है वो रास्ता जिसमें से एयर गुजरती, ठीक, उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, स्पेशली जो फ्लूइड होता है एल्वोलाई का, उसके अंदर एक हाई अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन होती है, दैट causes basically also oppose the filling of the lung. Understand this concept, very important, कि this also oppose
all the important concept ke this also oppose the entry of air in the lung, surface tension force, even more important than this elastic recoil, more than these elastic recoil forces. Clear? सो दो किस्म की फोर्सेज हैं जो कि लंग्स के अंदर एयर को अंदर लाने के लिए रोकेंगी। हम कोशिश करेंगे एयर अंदर आए, ये दो फोर्सेस कोशिश करेंगी एयर अंदर ना आए, बाहर जाए। उसमें इलास्टिक फोर्सेस लंग्स की जो कि इलास्टिक रिकॉइल की वजह से, और जो है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्सेस। क्लियर? अब आप देखें, दिस इज एक्सपेरिमेंट डन ऑन दी आवर ह्यूमन लंग्स के हाउ एक्सपेरिमेंटल assumption, सी द लेफ्ट साइड ग्राफ, फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन द ग्राफ कि ग्राफ में क्या दिखा है। थोड़ा सा देख लें कि एक तरफ सेलाइन फिल लंग या एयर फिल लंग है, आप थोड़े इसको कंसंट्रेट करें, कुछ आपको जस्ट फॉर 30 सेकंड सी द डायग्राम। ये डायग्राम पहले हम सेलाइन फील्ड को देख लें। अगर लंग्स हम निकाल दें, आर्टिफिशियल लंग्स है हमारे पास, पूरे लंग को ट्रेकिया से लेके हमने फिल कर दिया एल्वोलाई तक, सेलाइन सॉल्यूशन उसमें डाल दिया, नो एयर इन दैट लंग्स। क्लियर? फिर हम कह रहे हैं कि जब हम उसके अराउंड लंग टिश्यू के अराउंड प्लूरल प्रेशर या ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लंग के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो इन्होंने देखा है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ प्रेशर अगर आप रफ आइडिया लगाएंगे तो 0 है, यहाँ पे 1.7 है, 1.7 से थोड़ा 2 तक चेंज आने में देखेंगे तो कितना हुआ, यहाँ से वॉल्यूम चेंज हुआ 0 से 0.5 लीटर तक। तो ये हम कहेंगे कि यहाँ हमने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड था 5.5 लीटर वॉल्यूम चेंज के लिए, वो रिक्वायर्ड था तकरीबन 1.7, अगर यहाँ हम अज्यूम करेंगे से लेके -2 तक, इतना प्रेशर चाहिए था जो लंग सेलाइन फील्ड था उसके वॉल्यूम को 0.5 तक चेंज करने। ठीक, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, 0 से 0.5 तक। प्रेशर कितना दरकार था, कितना प्रेशर यूज हुआ, 1.7 से -2, ये माइनस की वैल्यू। क्लियर? इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम चेंज हुआ। इसके अंदर हमने किस चीज को अपोज किया ताकि वॉल्यूम चेंज हो लंग का? हमने अपोज किया लंग्स के अंदर सिर्फ एक फोर्स को, इलास्टिक टिश्यू फोर्स, क्योंकि सरफेक्टेंट थी नहीं, हमने अंदर पानी से भरा हुआ था, सरफेक्टेंट प्रेशर होगा जब अंदर लंग के एयर होगी, यहाँ एयर थी नहीं तो सरफेक्टेंट फोर्स नहीं थी। एक फोर्स को हमने ओवरकम किया और लंग्स के अंदर वॉल्यूम को चेंज किया, वो फोर्स थी इलास्टिक रिकॉइल फोर्स। क्लियर? राइट साइड पे देखिए, दिस इज एक्सपेरिमेंटल लंग, जो नॉर्मल लंग से एयर फील्ड जो नॉर्मली होता है। इसके अंदर देखें, इसमें जब हमने 0.5 तक वॉल्यूम का चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पायरेशन पे, चले इंस्पायरेशन पे एक साइड से आप देखें तो यहाँ हमें कितना प्लूरल प्रेशर चाहिए, यहाँ पे जस्ट 1.7, यहाँ क्या देख लें तकरीबन 4.78 इवन, बल्कि यहाँ से भी आप अगर इसको अज्यूम करेंगे हमारे 5 के अराउंड आ रहा है, तो 5 तक प्लूरल प्रेशर हमें चाहिए कि हम स्टार्ट करें, और 5 से लेके तकरीबन 7 या 7.5 तक प्रेशर चाहिए, फिर जाके वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 0.5। लेफ्ट साइड पे कम प्रेशर में ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर में उतना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ कंप्लायंस कम है, लेफ्ट साइड पे कंप्लायंस ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कम प्रेशर पे उतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ ज्यादा प्रेशर पे उतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। लेफ्ट साइड पे एक फोर्स थी इलास्टिक रिकॉइल फोर्स, जो सिर्फ नजर आ रही थी यहाँ पे इलास्टिक रिकॉइल भी है लंग की, दूसरी सरफेस टेंशन की फोर्सेस भी हैं, तो दो फोर्सेस यहाँ आ गई जिसके लिए हमने इतना प्रेशर अप्लाई किया और सेम कंप्लायंस आई। क्लियर? थोड़ा सा दोबारा सुने कि लेफ्ट साइड पे
हमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो अगेंस्ट की इलास्टिक टिश्यू रिकॉइल के, तो हमें एक कंप्लायंस मिनी, लंग के अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ जो 0.5 लीटर था। यहाँ पे हमें उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, फिर जाके उतना ही वॉल्यूम चेंज हुआ। कितना प्रेशर यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अगर हम 1.7 कंसीडर करें स्टार्ट, यहाँ 5 या 5 से ज्यादा कंसीडर करें तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये अगर एक प्रेशर है 1.7 तो 5 तकरीबन उसका 3 गुना है। हमने 3 गुना प्रेशर एयर फिल्ड लंग में अप्लाई किया ताकि उसका वॉल्यूम चेंज हो। सैलाइन फील्ड में एक प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ एक प्रेशर, यहाँ 3 प्रेशर। क्लियर? एक प्रेशर अप्लाई किया अगेंस्ट इलास्टिक रिकॉइल के, तो एक हमारे पास इलास्टिक टिश्यू फोर्सेस आ गई। 3 गुना अप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस अपोज कर रही थी वो एक तो इलास्टिक रिकॉइल था, वही फोर्स यहाँ थी। बाकी जो 2 गुना हमने प्रेशर अप्लाई किया वो ओवरकम करने के लिए अप्लाई किया अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। रिमेंबर दैट। अब टेक्स्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा आपको समझ आएगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एयर फिल्ड लंग्स, ये वाला, about 3 times as great as those required to expand lungs with saline solution। 3 टाइम कैसे? यहाँ 1.7 था, उसका 3 गुना तकरीबन 5.1 वही आ रहा है, 3 गुना हमने अप्लाई किया। अब एयर फील्ड लंग में कितना अप्लाई किया? 5 to 7.5। यहाँ कितना अप्लाई किया? 1.7 to 2। इसके ये 3 गुना। यही बात ग्राफ ने बताई, हमने भी बताई आप। अब सुनिए, in the lungs filled with saline solution there is no air fluid interface and therefore the surface tension effect is not present, only elastic tissue forces are operative in the lung filled with saline solution। दोबारा देखिए, यहाँ पे ओनली इलास्टिक टिश्यू फोर्सेस हैं, नो सरफेस टेंशन फोर्स। While in the air filled lung both elastic forces जो ऊपर थी and surface tension forces are needed। यहाँ दोनों फोर्सेस आ गए। अब दोबारा से इस डायग्राम को देख के, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टिपिकल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गाइडेंस स्पेशली, ये अब आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। The elastic tissue forces tending to cause collapse of lung represent only about 1/3 of total lung elasticity। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें, ये लंग की टोटल इलास्टिसिटी है जिसके अगेंस्ट हमने 3 टाइम्स प्रेशर लगाया। इस टोटल इलास्टिसिटी में एक टाइम प्रेशर लगा है जिस इलास्टिसिटी के साथ, वो था लंग के इलास्टिक फोर्स। ये क्या कह रहा है? अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लंग इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती? टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस की वजह से, जिनके अगेंस्ट हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया था। Whereas the fluid air surface tension, जो इस यहाँ पे दूसरी फोर्स है जिसके अगेंस्ट 3 गुना टोटल यानी 1 गुना इस ये इलास्टिक फोर्सेस 2 गुना और हमने अप्लाई किया, वो क्या था? सरफेस टेंशन फोर्सेस इन द एल्वियोलाई रिप्रेजेंट अबाउट 2/3। यानी टोटल जो लंग की इलास्टिक फोर्सेस हैं जो अपोज कर रही लंग्स की फिलिंग को, अपोज कर रही कंप्लायंस को, उसमें 1/3 फोर्स है वो है इलास्टिक टिश्यू फोर्सेस हैं, और 2/3 जो फोर्सेस हैं वो हैं किसकी वजह से? फ्रॉम दैट सरफेक्टेंट इफेक्ट। क्लियर? यानी एयर फील्ड का मतलब नॉर्मल लंग जिसके अंदर तमाम फोर्सेस हैं, ऑल फोर्सेस, जिसमें टिश्यू इलास्टिसिटी 1/3 और सरफेस टेंशन की फोर्सेस 2/3। ये कंबाइन है यहाँ, क्योंकि 3 इसलिए लिया है कि 3 गुना हमने प्रेशर अप्लाई किया। 1 गुना प्रेशर यहाँ, 1/3 किसकी वजह से? टिश्यू इलास्टिसिटी। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, टिश्यू इलास्टिसिटी भी है, सरफेस टेंशन की फोर्सेस भी है। 2/3 सरफेस टेंशन की फोर्सेस के लिए, 1/3 टिश्यू इलास्टिसिटी। क्लियर? अब एक और टर्म है, कंप्लायंस ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स टुगेदर। ये एक्सपेरिमेंट था कि हमने लंग्स को थोरैक्स से बाहर निकाल दिया। अगर हम लंग्स को थोरैक्स के अंदर ही रहने दें
तो उसकी कंप्लायंस, उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करें, उसका वॉल्यूम चेंज करें, वो होगी उसकी कंप्लायंस, वो कितनी होगी? Compliance of combined lung thorax system is almost exactly half that of the lungs alone. 110 milliliter per centimeter water pressure का होगा for the combined system compared to 200 ml per centimeter water pressure for the lungs alone. अभी कम हो गई compliance. सिंपल सी बात है, कम इसलिए हुई कि जब लंग्स को थोरेक्स से बाहर निकालेंगे तो जल्दी खुल जाएंगे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है। थोरेक्स के अंदर होंगी तो उनके अंदर थोरेक्स की इंटरकोस्टल स्पेस की बाउंड्री होगी, वो उसको ज्यादा फूलने नहीं देगी। कुछ जो है इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम अराउंड जो थोरेक्स है, उनके अंदर जो है इलास्टिक फोर्सेज होंगी जो अपोज करेंगी। तो तमाम की कंबाइनली क्या है, कंप्लायंस कम हो जाएगी। जितनी अपोजिंग फोर्सेस ज्यादा होगी, कंप्लायंस कम होगी। जब थोरेक्स भी होगा लंग्स के साथ तो अपोजिंग फोर्सेस बढ़ेंगी, इलास्टिक फोर्सेस बढ़ेंगी, लंग्स की कंप्लायंस कम हो जाएगी। Furthermore, when the lungs are expanded to high volume or compressed to low volume, the limitation of the chest become extreme. When near these limits, the compliance of the combined lung thorax system can be less than 20% of the total lung alone. ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे भी, जैसे एक्सट्रीम लंग्स फूल जाएं, फिर भी जो है ये इलास्टिक फोर्सेस बढ़ जाएंगी थोरेक्स की, तो लंग्स की कंप्लाइंस मजीद कम हो सकती है, इसमें 20%। इक्वेशन क्या है, हमने बात की कि कंप्लायंस क्या है, यहां देखें वॉल्यूम चेंज कब, जब हमने प्रेशर को चेंज किया, तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लायंस सी से। तो इसकी इक्वेशन होगी सी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा इसलिए कह लें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। ये बीसीक्यू में आ सकता है, तो आपके जहन में सी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी। क्लियर? अब इससे अलग से थोड़ा सा टॉपिक है, आपकी बुक ने दिया है वर्क ऑफ ब्रीदिंग इसके साथ। इसका मतलब क्या है कि वर्क, लंग्स जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी काम में, दैट इज वर्क। किन चीजों में एनर्जी यूज होती है लंग्स के फंक्शन में? वो तीन फोर्सेज है मेनली। पहली वो फोर्स है रिक्वायर्ड टू एक्सपांड द लंग्स अगेंस्ट द लंग्स एंड चेस्ट, इलास्टिक फोर्सेस कॉल्ड कंप्लायंस वर्क, जो हमने भी डिस्कस किया। कुछ एनर्जी लंग्स की इसमें यूज होती है जब लंग्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। क्लियर? कुछ एनर्जी यूज होती है विस्कोसिटी ऑफ द लंग एंड चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। लंग्स विस्कस स्ट्रक्चर हैं, तो उस विस्कोसिटी को ओवरकम करने के लिए जब लंग्स को एक्सपांड करते हैं तो उसके लिए कुछ वर्क यूज करता है लंग, कुछ एनर्जी यूज करता है। तीसरे नंबर पे लंग्स एनर्जी यूज करता है टू ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस। अभी नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि ये लंग्स की बेसिकली टू ओवरकम सरफेक्टेंट इफेक्ट है, दोनों मिला के। एयरवे में से एयर जाएगी, मूवमेंट ऑफ एयर होगी तो रेजिस्ट करेगी, वहां सरफेस टेंशन फोर्सेस रेजिस्ट करेंगी, तो क्या होगा, एयर को अंदर आने से रोकने की कोशिश करेंगी, उनके अगेंस्ट लंग्स कुछ काम करेगा। तो ये तीन फोर्सेस सिंपल से वर्क ऑफ ब्रीदिंग के नाम से। तो कुछ टिश्यू इलास्टिक वर्क के अगेंस्ट होगा काम, कुछ होगा विस्कोसिटी, कुछ सरफेस टेंशन। अब इसमें देख लें, थोड़ा सा पहले नॉर्मल को देख लें, ये क्या है। ये बात कर रहा है कि नीचे क्या है, प्रेशर का चेंज हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 ट्रांसफॉर्मर। उसके अगेंस्ट जितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल लंग्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे उसको आना चाहिए इस ब्लू लाइन में। ठीक, जब कंप्लायंस नॉर्मल है। कोई ऐसा लंग है जिसके अंदर कंप्लायंस बढ़ गई, मतलब क्या है, हम 1 यूनिट प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसका वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ना चाहिए था तकरीबन, अगर हम 1 के साथ प्रेसिंग करेंगे 3 आएगा, जबकि वो बढ़ रहा है यहाँ 4 या उससे ऊपर। उसका मतलब क्या है, इस लंग्स की कंप्लायंस ज्यादा है, जो ग्रीन लाइन है, हमारे नॉर्मल से। या दूसरा लंग्स है जिसके अंदर क्या है, ऐसा मसला है कि इलास्टिक टिश्यू कम है, कूल नहीं रहा है लंग्स, हम प्रेशर तो अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज बहुत कम आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी कंप्लायंस कम है। जो यहाँ पे लिखा है फाइब्रोसिस, लंग्स के अंदर जब फाइब्रोसिस होती है, इलास्टिक फोर्सेस कम होते हैं, लंग्स फूलता नहीं है, कम फूलता है, तो कंप्लायंस कम हो जाती है।
कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि लंग्स में एयर भर जाती है, इलास्टिक फोर्सेस कम हो जाती है, कुछ जगहों पे कोलेजन कम होता है, जैसे एम्फाइसीमा एक कंडीशन है जिसमें लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एयर आ जाती है, थोड़ी से भी प्रेशर अप्लाई करेंगे एयर ज्यादा चेंज हो जाएगी, तो एम्फाइसीमा में इसको कहेंगे हाईली कंप्लायंट लंग और लो कंप्लायंट लंग, दिस इज नॉर्मल कंप्लायंट। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इन अप्लाइड फिजियोलॉजी इंक्रीज कंप्लायंस कब होगी? कंप्लायंस इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स टिश्यू, जैसे एम्फाइसीमा। इलास्टिक एम्फाइसीमा में बेसिकली एम्फाइसीमा एक डिजीज है, ये इंक्रीज कंप्लायंस से आप कंफ्यूज ना हो कि ये बेनिफिशियल थिंग है, नो। वॉल्यूम चेंज होगा लंग्स का कम प्रेशर पे, बट दैट वॉल्यूम विल बी मोर चेंज इन डेड स्पेस, वो एक्सचेंज में काम नहीं आएगा, वो बेनिफिशियल एयर नहीं होगी लंग्स के अंदर जो आ रही है, वो इवन हमारे एक्सचेंज में ही नहीं आ रही, लंग्स के अंदर एयर तो आ रही है लेकिन डेड स्पेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाईली कंप्लायंट लंग है। एम्फाइसीमा अलग से लेक्चर होगा हमारा एम्फाइसीमा का, तो लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं है। ऑल्दो एम्फाइसीमेटिक लंग्स आर हाईली कंप्लायंट, कंप्लायंस इज मोर देन नॉट। डिक्रीज कंप्लायंस तो सिंपल आप समझ जाएंगे क्या है कि अगर लंग्स को मौका नहीं मिल रहा कि वो हमारे थोरेसिक कैविटी में अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं। काइफोसिस, काइफोसिस देखा है बाद लोगों में, पीछे कमर के पीछे जैसे आम लोग कहते हैं उसको कुब निकली हुई, दैट इज काइफोसिस। कमर टेढ़ी है, पीछे से कोई एलोंगेटेड कमर निकली होती, इन लोगों में लंग्स को मौका नहीं मिलता कि एक्सपांड हो, तो हम कहते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा स्कोलियोसिस, बाज लोगों की दैट वर्टिब्रल कॉलम व्हाट हैपन कि वो उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, टेढ़ी होती, वहां पे भी लंग्स चेस्ट वाल को मौका नहीं मिलता फूलने का, कंप्लायंस कम होती। लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाए, फाइब्रोसिस हो जाए लंग्स में, उसमें क्या होता है, उसमें भी कंप्लायंस नहीं बढ़ती, कम हो जाती। लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाते हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर तो अप्लाई होता है, थोरेस वगैरह हर चीज ठीक होती, लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाते प्रॉपर, दैट इज लंग्स फाइब्रोसिस। या लंग्स के अराउंड जो है फ्लूइड आ गया, प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स में कहते हैं पानी भर गया, वो लंग्स के अराउंड जो प्लूरल स्पेस है उसमें पानी भर जाता है, तो लंग्स कंप्रेस होते हैं, प्रॉपर फूलते नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो कंप्लायंस उनकी कम होती। These are some examples. Clear? So what we have discussed today we have discussed a very important topic related with the lungs, that is known as compliance. We had discussed that compliance is the important property of the lungs. Basically compliance means the ability of the lungs to expand for per unit increase in the pressure. If we increase the pressure of the lungs, the amount of volume that changes is known as lungs compliance. The normal lungs compliance is 200 ml per centimeter change in transpulmonary pressure, and basically this depend upon the elastic forces of the lungs and tissue resistant forces. If we experimentally check how much contribute the opposing forces to the air entry or opposing forces of the compliance, that we will get through the tissue elastic forces contribute 1/3, while rest 2/3 is contributed by the resistance work due to surface tension of air fluid interface. Clear? So that is done by an experiment where lungs is filled with saline solution, then the forces will be, we have to overcome only elastic forces. When their lungs is filled with the air, we have to overcome elastic forces as well as we have to overcome the surface tension forces. Clear? Then we have discussed the compliance equation of the compliance is the change in volume delta V upon delta P. Then we have basically seen normal compliance will be of normal lungs. In some condition like emphysema, compliance may be increased. In some condition like fibrosis, compliance may be decreased. And also other decreasing factor for compliance is kyphosis, scoliosis, lung fibrosis, pleural effusion, and also air outside the lung, abnormal air. If that accumulated, that will also leads to decrease in compliance. Thank you so much.